चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन का, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आई थिंक पहले से एक वीडियो अपलोडेड है। अ, फिर भी एक नई तरीके से पाइथन क्या है। और बेसिकली ये जो बैच है वो एक कंबाइंड बैच है, जिसमें बीसीए और हम कह सकते हैं बीटेक में जो सिलेबस में आपका पाइथन आता है वो पूरा का पूरा कवर होगा। प्लस प्लस लाइब्रेरीज जो बीटेक में एक्स्ट्रा दी गई हैं बट बीसीए में नहीं है, तो वो भी आपको ऐड ऑन होके मिल जा रही हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं सर? वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं सर? चलिए, लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं सर। जैसे कि अगर हम बात करें सर, पांडास, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मैट प्लॉट लिब पढ़ेंगे। तो ये सारी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी इस बैच के अंदर। ठीक है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहा है सीएस को लेकर के, कंप्यूटर साइंस को लेकर के, तो उसको 11th 12th का पूरा सीएस और आईपी दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वो भी इस बैच के अंदर प्रॉपर आपको मिलने वाला है। ठीक है। डीबीएमएस एंड इंटरनेट वो अदर सेक्शन है, वो आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलेगा, बट ऑफलाइन में बैच चल रहा है यूजी को लेकर के, आप ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग में टाइम है आपका 7:30 to 8:30। ठीक है। चलिए सर, पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है सर? सर पहली चीज तो है कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। फर्स्ट थिंग इज दिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है? क्वेश्चन इज दिस, है ना, कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं हम, क्या पर्पज है इसका। तो सर क्या आंसर, जैसे हमारे पास हिंदी लैंग्वेज थी, आप बोलेंगे सर हमारे पास हिंदी लैंग्वेज थी, सर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, बट हम ये क्यों सीख रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, किस वजह से हम इसको सीख रहे हैं? तो आंसर इज टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग। यही आंसर होगा क्या? नहीं सर, ये जो दो लैंग्वेजेस थी ये हमें कम्युनिकेशन कराती थी। कम्युनिकेट कराती थी किसके बीच में? किसके बीच में बताइए? कम्युनिकेट विद किसमें? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब समझते हैं सर? ठीक है, ह्यूमन बीइंग, इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन हम क्या करते थे सर? इस लैंग्वेज के थ्रू कर ले जा रहे थे। ठीक। चलो, अब सर, अब क्या हुआ, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली कि हमें मशीन के साथ इंटरेक्शन करना है। हमें क्या करना है? हमें कम्युनिकेट विद मशीन और कंप्यूटर्स। मशीन और कंप्यूटर्स। इतनी बात क्लियर है? इतना छापो कि सर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़ रही है? टू कम्युनिकेट विद मशीन और कंप्यूटर। कम्युनिकेट मीन्स, ठीक है, समझ गए? तो ये आपका हो गया। तो पहला क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो द रीजन इज टू कम्युनिकेट विद मशीन और कंप्यूटर। ठीक है। चलिए, टू कम्युनिकेट विद मशीन एंड कंप्यूटर, दैट्स व्हाई वी आर लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब सर, हाउ वी कैन स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें। सर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स कितने हैं सर, इस पे हम लोग बात करेंगे। सर बेसिक टाइप्स की अगर बात करें तो सर मेरे पास दो ही है। बेसिक अगर हम बात करें तो मेरे पास दो ही है।
पहला क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल, पीएल लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इधर मैंने कह दिया लो लेवल, ठीक है, समझ गए। सर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो रिटन बाई, अंडरस्टैंड बाई, रिटन बाई, कौन लिखता है? प्रोग्रामर। कौन लिखता है सर? प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है। जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। जब प्रोग्रामर कौन होगा? एक इंसान होगा। जब कोई चीज आप लिखते हो इसका मतलब आप उसको रीड कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं सर कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, जो इजी ह्यूमन जो है रीड कर लेता है। बात समझ में आ रही है क्या? रिटन बाय प्रोग्रामर और दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। वो समझ में आ गया सर? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं वो भी मैं बता देता हूँ सर। सर जैसे कि आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, एटसेट्रा, जो ह्यूमन बीइंग लिखता है, ठीक है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एटसेट्रा, ठीक। अब सर लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, जो कंपाइलर के थ्रू जनरेट होता है। ये जो चीज हम लिखते हैं यही चीज लो लेवल में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू जो हमने ये हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है वही इंटरचेंज हो जाएगी लो लेवल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है। कौन करता है? मशीन रीडेबल। ये किस फॉर्म में होती है? मशीन रीडेबल। और ये ट्रांसलेटेड थ्रू एनी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर एग्जाम्पल में लिख लेना कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एटसेट्रा, एटसेट्रा। कंपाइलर लिखा हुआ है मतलब वो ट्रांसलेटेड होगी थ्रू। सर ठीक है। बहुत लिखने की अपनी गति को थोड़ा सा गतिशील बनाए, ठीक हो गया। चलो, तो ये तो हो गई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, क्या इसके टाइप्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब सर हमको हाउ वी कैन स्टार्ट कोडिंग, हाउ वी कैन स्टार्ट कोडिंग। तो रीजन इज बेसिक प्रिंसिपल या प्रोसीजर हाउ वी कैन स्टार्ट कोडिंग। क्या होता है? कोडिंग मीन्स व्हाट? कोडिंग मीन्स द प्रोग्राम लॉजिक
which we have written in high level language. मतलब वो कोडिंग का मतलब ये है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कोडिंग बोलते हैं। जो कोड लिखते हैं उसी कोड को लिखने की प्रक्रिया कोडिंग होती है। बस समझ गए ना? द प्रोसेस इन विच वी राइट द प्रोग्रामिंग और इन विच वी राइट द कोड, इट इज नॉन एज कोडिंग। ठीक है, तो हम कैसे कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं? सर एक प्रोसीजर क्या है कि हम क्या डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट करेंगे? क्या बेसिक प्रोसीजर है कि हम पीएल प्रोसीजर की बात करें कि सर क्या प्रोसीजर है, कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम पीएल लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पहले करनी है। पहले इन्होंने बताया कि भैया पहले तो आपको एल्गोरिदम लिखनी आनी चाहिए। सर दूसरे नंबर पे उस एल्गोरिदम का अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? फ्लो चार्ट। और तीसरा उन्होंने बताया कि भैया सूडो कोड, उसका आप सूडो कोड लिख देते हैं। और चौथा बताया उन्होंने क्या, अब आप सोर्स कोड लिखेंगे। क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि इन आउट ऑफ दिस इन विच वी राइट द कोड, मतलब ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग के ही प्रोसीजर में आते हैं, कोडिंग के प्रोसीजर में आते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में आते हैं। तो इनमें से किस प्रोसीजर का हम प्रयोग करते हैं अपना प्रोग्राम लिखने में? जो एक्चुअल प्रोग्राम हम लिखते हैं वो किस प्रोसीजर में लिखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन मेरा समझ में आया? चार प्रक्रियाएं हैं, चार स्टेप्स हैं, किस स्टेप में हम अपना कोड लिखते हैं? तो ये दोनों तो अलग से ही दिख रहे हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन बनेगा कि सर सूडो कोड में कोड लिखाएंगे या सोर्स कोड में लिखेंगे। तो आंसर होगा आपका सोर्स कोड। सबसे लास्ट में हम कोड लिखते हैं, ये ऊपर का प्रोसीजर है। हम कैसे करेंगे? देखिए सर, हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि सर 2 नंबर का एडिशन करना है, ये हमें करना है, हमें आता है, बट हम चाहते मशीन करे। हम एक मैसेज ऐसे एटीएम में जाते हैं तो एंटर योर अमाउंट एंड एंटर योर पिन, जो मैसेज आता है उसमें हम डेटा वैल्यूज इनपुट करते हैं, उसके बेसिस पर प्रोसेसिंग होती है कि नहीं? एटीएम यूज किया होगा। तो मींस क्या है कि वो एक प्रॉब्लम है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग कर रहा था, अभी हम आपसे बोले 5 का टेबल सुना दोगे, ठीक है, अब आपको क्या उतने ही एफर्ट 23 के लिए देने पड़ेंगे, 23 का टेबल अगर सिखाना है तो वो थोड़ा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन हमारी मशीन उसके लिए जो हम 5 के लिए टेबल लिखेंगे, सेम लॉजिक से वो हमें 23 का टेबल भी प्रिंट करके देगा। सर बिल्कुल क्लियर है सर? ठीक, अब सर समझिए क्या था एल्गोरिदम, क्या होता है? ये किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर procedure to find the solution of a problem. ठीक, अलग से आप एल्गोरिदम लिख लो, मैं ये मिटा दूंगा क्योंकि थोड़ा लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे हम लोगों ने आपसे बोले कि भैया आपको चाय कैसे बनानी है, चाय की विधियां आप लोगों ने शायद 11th 12th में केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी होगी। तो उसमें आपने लिखा होगा ना कि पहली स्टेप में विधि नंबर 1, फिर उसके बाद ये किया, बर्नर लिया, तत्पश्चात ना दूसरी स्टेप में आपने है ना बर्नर ऑन किया, फिर उसमें अम्ल डाला, क्षार डाला, ऐसा कुछ किया होगा ना, यूपी बोर्ड में लिखी होगी ना कॉपी। वैसे ही आपको ये लिखना होता है एल्गोरिथम। अब ये सर किस में लिखी जाती है?
जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट में किस में लिखी जाती है? रिटन इन हम क्या लिख रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? रिटन इन लिखी जाती है, रिटन इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट, ठीक है। जनरल जैसे हम लोग बोले स्टार्ट, इनपुट टू नंबर, इस तरीके से। तो इनपुट टू नंबर कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी वैसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया हो, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। अभी मैं इसको कराता हूँ, एल्गोरिथम में लिखवाता हूँ। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इसी चीज का। एक आपने विधियां लिखी हैं किसी भी, जैसे क्लोरोफॉर्म गैस बनानी है आपको, तो आपने लैंग्वेज में लिखा कि पहले क्लोरीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे, है ना, ये सब कुछ लेंगे। वो स्टेप्स एक बर्बली थी, बर्बल शब्दों के बेस में थी, शब्दों में लिखी थी। बस यहाँ अंग्रेजी में लिखोगे, बस इतना ही अंतर है। अब वही चीज अगर आप जो आपने यहाँ लिखा है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, अगर उसी चीज को आप इस तरीके से वर्नर बना करके, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से फ्लास्क को रख करके, है ना, यहाँ पर आप बता दो कि यहाँ पर ये है, उसके बाद क्रिया यहाँ पर ये कुछ और मिलाया, फिर एक वर्नर लिया, है ना, इस तरीके से आप अगर बना दोगे, उसके बाद यहाँ आप दिखा दो कि CH इस तरीके से आपने बना लिया क्लोरोफॉर्म। तो कुल मिलाकर के सर क्या है कि आप इससे इजीली आप समझ पाओगे कि सर यहाँ से ये हुआ, फिर ये हुआ, तब हमारा ये रिजल्ट आया। केमिस्ट्री में ऐसा किया होगा, फिजिक्स में भी ऐसा किया होगा। तो उसको क्या किया, जो आपने यहाँ लिखा था उसी को स्टेप बाय स्टेप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। समझ पा रहे हो? जैसे आप कहीं किसी से बोलते हो कि यार मेरे को कानपुर से बनारस जाना है, तो आप एक नॉर्मल है कि यहाँ से आप बोलिए कि बेटा यहाँ से आप जाइए, कल्याणपुर में अभी आप हैं, यहाँ से आपने वर्बली पे स्टेप 1 कि आप पहले क्रॉसिंग पहुंचिए, क्रॉसिंग से बस या टेम्पो लीजिए आप, या तो बाई ट्रेन जाना है या फिर बाई बस जाना है। तो झकरकटी सेंट्रल आपने 2 ऑप्शन दे दिए। तो अगर आप झकरकटी, तो वहां से क्या करना, सर्च करनी है वो बस जो बनारस जाती है। समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल। अब यही चीज हम कह दें कि बेटा यहाँ क्रॉसिंग है, इस पे क्रॉस करना है, फिर यहाँ जाना है 5 किलोमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया सपोज दैट 5 किलोमीटर बाद सेंटर मिल जाएगा मान लो, ठीक है। फिर आपने यहाँ बता दिया कि ये अनवरगंज है बस अड्डा, यहाँ पर आपने एक बस बना दी, ठीक है। और वो बस कैसी होगी? वो सर बनारस वाली बस होगी। किसकी होगी? बनारस वाली बस। उस वाली बस में आपको क्या करना है, उस वाली बस में आपको क्या करना है, बैठ जाना है, ठीक है। और आप कुल मिलाकर के कहाँ पहुंच जाएंगे? बनारस। तो ये पूरा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही था कि यहाँ क्रॉसिंग मिलेगी, फिर ये होगा, फिर यहाँ बस मिलेगी, या बस मान लो बनारस के लिए डायरेक्ट ना मिले तो बीच में कहीं ड्रॉप पॉइंट हो, है ना, चेंज करने का हो, तो वो भी आप यहाँ बना देंगे। तो इससे क्या होगा, एक आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो आप बर्बली बोल रहे थे उसको आपने एक ग्राफ दे दिया, उसको आपने एक पिक्टोरियल इमेज दे दी, एक लेआउट दे दिया। उसी को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। समझ गए? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम टू फाइंड द सॉल्यूशन। भाई एक प्रॉब्लम थी कि भैया एक पर्सन था, ये भाई साहब थे, ठीक है, ये भाई साहब थे, इन भाई साहब को बनारस जाना था, ये कल्याणपुर में खड़े हुए हैं। तो इनको बताओगे कि भैया तुमको पहले क्रॉसिंग जाना पड़ेगा, क्रॉसिंग से आपको कोई ना कोई टेम्पो वगैरह लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से कुछ 7-10 किलोमीटर चलने के बाद, है ना, तो इस तरीके से पहुंच जाओगे ना। तो मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो आप अभी नॉर्मल वर्बल लिख रहे थे, उसको अगर आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया मेरे भाई, तो वो क्या बन जाता है? फ्लो चार्ट बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार सीख रहे हो, समझ में आएगा सर, है ना। मैं बताता हूँ कि सर बस कसम मत खाना कि सर मेरे को समझना ही नहीं है, अब आप समझा के दिखा दो। हाँ, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि भाई आप फिर चैलेंज करने लग जाते हो ना। मैं तो सर मैं नहीं समझना चाहता, अब तुम समझाओ, तो बहुत बड़े मास्टर हो ना, अब समझाओ हमको, है ना। तो आजकल की दुनिया विचित्र है, ठीक है। हाँ, बच्चे समझते कहाँ हैं, इसमें किसका फायदा है घाटा है भैया। फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बस इतना ही लिख लो, बस पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन भैया क्या लिख लिया, उधर ना चले जाना, ना पता चले मिक्सअप कर दो, ठीक है, समझ गए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना, जो आपने एल्गोरिदम लिखी थी उसी को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर देंगे तो वो हमारा एक फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। सूडो कोड क्या है? अब सर, अब हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो बना दिया, अब अगर हम सूडो कोड लिखें जो कि असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रांसलेट हो जाए, सूडो कोड, तो हम ये मिटा दें, ये वाला कहानी हो चुकी होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया, तो मैं क्या कह रहा था, सूडो कोड क्या होता है, ये आपका जनरल स्टेटमेंट होता है। आ, ये एक जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं रिटन विद, जो लिखे जाते हैं रिटन विद ऑपरेटर, नहीं ऑपरेटर नहीं है, इसकी जगह निमोनिक्स, निमोनिक्स के थ्रू, ऑपरेटर के निमोनिक्स आता है यहाँ पे। ये जनरल लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन विद निमोनिक्स, निमोनिक्स। निमोनिक्स, ये एम साइलेंट है, ठीक है, निमोनिक्स एंड सेपरेटर। ये सेपरेटर क्या होता है अभी हम लोग, तो जैसे अगर मैंने बोल दिया, जैसे मैंने अगर बोल दिया, समझना, अगर आपने ये लिखना था a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐड a कॉमा बी। तो जो ये ऐड है वो क्या है, निमोनिक्स, और सेपरेटर क्या है, कॉमा, सेपरेटर क्या है, कॉमा। नहीं समझ पाया? तो मैं क्या समझा रहा था सर, जो ऐड है वो एक निमोनिक्स मतलब एक कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे सब, सब्ट्रैक्ट, मल, मल्टीप्लिकेशन, डिव, डिवीजन, ठीक है। तो ये अभी हम आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम और आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी लिखी थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको आपने नॉर्मल लिख दिया, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में सूडो कोड में ये लिख सकते हो, ए प्लस बी को लिखेंगे कैसे, सूडो कोड क्या होगा ए प्लस बी का, एड ए कॉमा बी, तो ये सेपरेटर कॉमा हो गया, एड निमोनिक्स हो गया। नहीं समझ पा? सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड होता है द कोड विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कोड, शॉर्टकट लिख दिया, कोड कॉमा रिटन इन, रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, एनी हाई लेवल लैंग्वेज। अब जब हाई लेवल लैंग्वेज लिखेंगे तो उसका सिंटेक्स होगा कि वो कैसे लिखी जाती है, जैसे ग्रामर लिखी जाती थी पहले, नाउन फिर वर्ब, है ना, वैसे ही। तो सोर्स कोड ऐसा कोड जो रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। इतना समझ में आयो, ठीक है, ठीक।
सर मेरे को प्रोसीजर समझ में आ गया कि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग सीखना है तो सबसे पहले मुझे इससे मुलाकात करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को फ्लो चार्ट पे काम करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स यूज होंगे, शेप्स यूज होगी, वो पढ़ने पड़ेंगे। और कैसे एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं वो सारी कहानी मेरे को सीखनी है। उसके बाद जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, जो उसमें हमने कुछ इस टाइप की जो सिंबल चीजें लिखी हैं, उसको कैसे हम सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सूडो कोड में लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। बाकी फिर सूडो कोड को कैसे हम सोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज द सिंटेक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अगर हम सी में कर रहे हैं सोर्स कोड, सी प्रोग्रामिंग में, तो सी के सिंटेक्स होगा, उसके बेसिस पर हम उसके सूडो कोड को चेंज कर देंगे सी के कोड में। हमें पहले सी लैंग्वेज का सिंटेक्स पता होगी, सी लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है, उसके सिंटेक्स के हिसाब से इस वाले स्टेटमेंट को लिख देंगे हम। समझ गए मेरी बात? ठीक, समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं सर। चलिए भैया, अब हम थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सर एल्गोरिदम क्या है? सर एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम में क्या है सर? वही है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट में होता। तो इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब जानते होंगे आप, हैं? विशेषता, गुण। करेक्टरिस्टिक्स, गुण, विशेषता, समझ गए? फीचर्स, तो उसमें क्या क्या आता है करेक्टरिस्टिक में, किसके? एल्गोरिदम के। सर पहले तो ये फाइनाइट होनी चाहिए, पहले तो ये क्या होनी चाहिए? फाइनाइट का मतलब, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? मैथ में पढ़े होगे इनफाइनाइट, फिजिक्स में भी पढ़े होगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट वैल्यू है। अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? काउंटेबल, कोई ना कोई नंबर। जैसे मैं कहूँ कि जो इंसान की जो एज है वो क्या है सर? एक फाइनाइट नंबर होता है, फाइनाइट। समझ गए? अच्छा, इंसान को ये सोचने की क्षमता, वो इनफाइनाइट है एक तरीके से। जैसे हम, इंसान की जो एज है वो एक नंबर ही तो, कि फाइनाइट काउंटेबल होगी ना। फाइनाइट मींस काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको काउंट करने पे कोई नंबर मिले। और एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा एक्शन जिसमें आपको कोई नंबर ही ना मिले, कोई वैल्यू ना मिले, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। पता चला आप स्टेप स्टेप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपको चाय बनाने की प्रोसेस समझानी थी और आप स्टेप वन स्टेप टू लगाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन आपकी चाय बन के तैयार नहीं हो रही है। आप बढ़ाते जा रहे हो कि पहले बर्नर ऑन किया, गैस दिया, पानी डाला, दूध डाला, खोल रही खोल रही खोल रही, पता चला तुम उसको खोला ही रहे हो। समझ रहे हो ना, उसको बॉयल ही कर रहे हो। तो क्या होगा, हम स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि सर स्टेप 5 या 6 में हमारी चाय रेडी हो गई है। तो क्या चाय बनाने की प्रोसेस हमने सही कर ली? नहीं बना पाई ना, हमारी तो स्टेप बढ़ रही है ना। हमारी प्रॉब्लम थी कि हाउ टू प्रिपेयर टी, टी कैसे बनाते हैं चाय। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में हम ये कहेंगे कि सर अब हमारी चाय बनके तैयार हो जाएगी, हो गई। अब आप स्टेप बढ़ा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि पहला करेक्टरिस्टिक है एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट। वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी काउंटेबल। हम कह सकते हैं सर नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या कह सकते हैं सर? कि नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम शुड बी काउंटेबल और फाइनाइट। मतलब इस एल्गोरिदम की स्टेप्स शुड होनी चाहिए कैसी? काउंटेबल,
नहीं समझ में आया? काउंटेबल लिखा हुआ है, क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए या फाइनाइट होनी चाहिए? समझ में आया? किसकी सर? एल्गोरिदम ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए क्या? नहीं समझ पाया? हाँ, पकड़ गए ना? ठीक। ठीक, ये नहीं कि सॉल्यूशन अगर हमें मिले तो उस डिजायर्ड सॉल्यूशन तक पहुंचने तक ये नहीं कि हम बढ़ाते जा रहे हैं। हम और कह सकते हैं कि शुड बी लेस, है ना, फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है सर करेक्टनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस का मतलब क्या है कि सर हमको चाय बनाने की विधि पूछी गई थी, ठीक है, रसमलाई बनाने की नहीं। समझ रहे हो? हम स्टेप तो फॉलो कर रहे हैं, हम सेम पॉट यूज कर रहे हैं जिसमें चाय बना रहे हैं, उसी में हम रसमलाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? हमने गैस पे ही काम किया है। समझ रहे हो ना? हमने बस तो पकड़ी है, लेकिन वो बनारस वाली नहीं है, पहुंच गए लखनऊ। समझ गए मेरी बात? गया तो मैं अनवरगंज था। समझ रहे हो ना? बट करेक्टनेस होनी चाहिए, मतलब जो गिवन प्रॉब्लम हो उसी के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना कर पाए तो आप प्रॉब्लम ही चेंज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? करेक्टनेस का मतलब, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? और सिंपल होनी चाहिए। सिंपल होना चाहिए मतलब यूज सिंपल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश while write the algorithm। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, एल्गो। एल्गोरिदम मतलब एल्गो। यूज सिंपल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के सिंपल वर्ड का प्रयोग करें while, जब आप एल्गो लिख रहे हो। इम्फेसाइज वर्ड यूज मत करो, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज मत करो कि सामने वाले को डू नॉट यूज, हम आगे इसमें बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा लो, डू नॉट यूज, डू नॉट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड। हम लोग नहीं सिनोनिम यूज कर लेते हैं, पता चला बढ़िया है, उसका मीनिंग तो वही है, बट हमको पता ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस टाइप के वर्ड्स यूज ना करो, मतलब वो सिंपल होनी चाहिए। मेन फीचर तो यही है इसका। समझ गए? ठीक है। और सर क्या है, आगे मैं बढ़ा देता हूँ इसमें, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर? इसमें वेल डिफाइंड इनपुट होने चाहिए, वेल डिफाइंड इनपुट्स, ये इसका तीसरा। वेल डिफाइंड इनपुट्स का मतलब है, वेल डिफाइंड मतलब सही से डिफाइन किए हो इनपुट्स। जैसे आप जो लिखोगे, जैसे मान लो तुमको बनारस जाना है, अब आपने कह दिया कि टेक एनी ट्रांसपोर्ट, अब ये गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट अगर मेरे को लखनऊ जाना, ट्रांसपोर्ट में तो सब आता है, ट्रांसपोर्ट में तो साइकिल भी है एक तरीके का साधन, ट्रांसपोर्ट का तो साइकिल भी है, बाइक भी है। लेकिन आप
वेल डिफाइंड सही, जो प्रॉब्लम है तुम्हारी उसके लिए सही विकल्प लोगी, बस या ट्रेन। समझ रहे हो ना? मतलब गलत चीज ना लो। जैसे तुम्हें मान लो चाय बनानी है, अब तुम उसमें ये थोड़ी ना कहोगे सर मेरे को कढ़ाई में चाय बनानी है। तो वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए ना। आप गिलास दे दोगे कि टे का गिलास। समझ रहे हो ना? तो इनपुट जैसे बना, इनपुट मीन्स क्या, जिसके जिसमें कुछ ना कुछ आप इनपुट करो, ठीक है ना? जिसके थ्रू आउटपुट मिले, इनपुट के थ्रू तो मिलेगा आउटपुट। तो जब आपका इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट कैसे सही हो जाएगा? आप गिलास यूज कर रहे हो चाय बनाने के लिए, तो सीधी सी बात है ज्यादा लोगों के लिए चाय नहीं बन पाएगी। समझ पाएगी नहीं समझ, उसको बर्नर पे रखोगे कैसे फिर? तो वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, ठीक है। अब सेम ऐसे ही फोर्थ है वेल डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है? वेल डिफाइंड आउटपुट होने चाहिए। शॉर्टकट लिख दिया मैंने। वेल डिफाइंड आउटपुट मिलना चाहिए, है ना? जो मेरे को आउटपुट, जैसे मैंने अगर 2 और 3 दो नंबर लिए हैं, तो अगर इनका एडिशन है तो 5 ही मिलना चाहिए। अब यहाँ 6 ना आ जाए। समझ रहे हो ना? वो कब होगा? जब ये सही लोगे तो ये भी सही आएगा। वो कुछ केस ऐसे होते हैं जब ये गड़बड़ आता है। कब? जब यहाँ प्लस की जगह क्या कर दो, सर प्रॉब्लम थी प्लस की, तुमने कर क्या दिया, तो रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा? वेल डिफाइंड आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, है ना? जिस टॉपिक के अंदर लिखने की जरूरत है तो वो हम उस पर काम करेंगे। पांचवा है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यहाँ लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पीएल। मतलब जो हम एल्गो लिख रहे हैं, इट मींस एल्गोरिदम, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने ये एल्गोरिदम लिख दी तो इससे सिर्फ सी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, दूसरी एल्गोरिदम लिख दी तो इससे पाइथन लिखी जा सकती है। वो मतलब कॉमन होगी, इट शुड बी कॉमन, इट ऑलवेज बी द कॉमन फॉर ऑल प्रोग्रामिंग, शॉर्टकट लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ गए? ये क्या होगा सर? इट ऑलवेज, ये हमेशा कॉमन रहेगी सभी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है सर। क्या डिपेंडेंट मतलब? जैसे मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी पढ़ी थी? सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक। अब ये कह रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो जो तुम एल्गोरिदम लिखोगे वो किसी एक के लिए नहीं डिपेंडेंट होगी, सेम एल्गोरिदम इस पर काम करेगी। उसी एल्गोरिदम का कोड आप जावा सी में लिख सकते हो, उसी में सी प्लस प्लस, उसी एल्गोरिदम को आप जावा में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? नहीं समझ पाया? ठीक। मतलब आप ऐसे समझिएगा, आप जो एक कढ़ाई लेके बना रही है कंपनी, वो कढ़ाई सिर्फ एक डिश बनाने के लिए नहीं। समझ पाएगी मेरी बात? कढ़ाई जो है उसमें डिश बनाई जाती है, ठीक है? ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो बनाई जाती हैं, वो एल्गोरिदम से बनाई जाती हैं।
अगर जिसने अच्छी एल्गोरिदम लिख ली उतना ही अच्छा वो फ्लो चार्ट बना लेगा, जितना अच्छा वो फ्लो चार्ट बना लेगा उतना ही क्लियर वो सूडो कोड लिख लेगा, जितना क्लियर सूडो कोड लिख लेगा उतना ही अच्छा उसका सोर्स कोड लिख पाएगा। अच्छा, सोर्स कोड किसका लिखा जाता है? इन लैंग्वेजेस का। समझ पाएगी नहीं? तो जो कढ़ाई है आपकी वो एल्गो है एक तरीके से। अब एक कढ़ाई जो है वो डिपेंडेंट थोड़ी ना है कि भैया नहीं इस कढ़ाई में, जो लोही की कढ़ाई है इसमें सिर्फ भिंडी बनेगी, है ना, इसमें मटर आलू नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई? समझ गए ना? और कोई दिक्कत? समझ में आ गए हो? ठीक, धन्यवाद। तो ये 5 बेसिक आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? लैंग्वेज के। बाकी और है, अनएम्बिग्युइटी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक और लिख लो, छठा। छठा कह रहा है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। GUOUS है, अनएम्बिगुअस। ये अनएम्बिग्युइटी, ये एम्बिग्युइटी से आया है, कोई जो वर्ड आया। क्लियर का मतलब हमेशा क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्युइटी का मतलब होता है कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी दूसरे पर कंट्रोवर्सी टाइप की ना हो, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि सर, जैसे मैं आपको समझाऊं, कैसे समझाऊं, जैसे आपकी कढ़ाई है, सपोज दैट प्रॉब्लम है। अब आप जिस कढ़ाई का प्रयोग कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि सर आपने आलू डाल रखे हैं, ठीक है, और आपने टमाटर डाल रखे हैं, तो सर पता चला कि टमाटर पक जाएं और आलू ना पके तो हमारी जो डिश होगी वो इनकम्प्लीट होगी, अनएम्बिग्युइटी आ जाएगी वहां पे, वो क्लियर आउटपुट नहीं होगा हमारा कि सर टमाटर पक गया या मटर पक गई, आलू नहीं पका, या आलू पक गया मटर नहीं पकी। मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हम एक प्रॉब्लम लेके चले थे कि यार मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मेरे को नंबर, दो चीजें बताने की, ऑड नंबर भी बताना है और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। अब आपने एल्गो लिखी है, प्रोसीजर किया है, तो वो जो प्रॉब्लम है आपका प्रोग्राम है वो आपका ऑड नंबर तो बता ले रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि वो प्राइम भी है या नहीं है। समझ रहे हो ना? तो वो इनकरेक्ट एक आउटपुट एम्बिग्युइटी में आ जाता है, मतभेद। या कोई नंबर आ गया, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कंप्लीट, जैसे यहाँ पर अगर आ जाए कि ऑड इज 3 और हम कहते हैं प्राइम भी तो 3 है, नंबर प्राइम की बात करें तो 3 भी तो एक प्राइम नंबर है। अब 3 आउटपुट आया, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये ऑड नंबर है ये प्राइम है, कब तक? अगर यहाँ ऐसा लिख के आ जाए ऑड कॉमा प्राइम नंबर इज 3, ऐसा कुछ मैसेज आ जाए, तो अब मेरे को क्लियर हो जाएगा कि सर ऑड और प्राइम दोनों की बात हो रही थी इस 3 के लिए। तो कोई समझने में मतभेद ना हो, कहने का मतलब एम्बिग्युइटी का मतलब ये है आपका रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा डाउटफुल ना हो। अब सब्जी में टेस्ट ही नहीं आ रहा, सब्जी तो बन गई बट मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल को हटा लो, अभी पकने वाला सीन छोड़ दो, अभी मेरे को टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, आउटपुट आया है बट मेरे को होता है ना, हम कुछ चीज करते हैं तो ऐसे ही, सर मैंने रिजल्ट तो ले आए बट वो रिजल्ट आया क्या ये नहीं समझ में आ रहा, कैसे आया? समझ गए ना मेरी बात? एनएम्बिग्युइटी का मतलब, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं फ्लो चार्ट पर। फ्लो चार्ट में कुछ शेप्स यूज होती हैं, इसमें कुछ शेप्स यूज होती हैं, शेप्स यूज्ड इन यूज्ड इन फ्लो चार्ट। टी लिखा हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन सी शेप है? इधर मैं इसकी शेप बना रहा हूं, इधर मैं उसका नाम बताऊंगा,
और इधर मैं उसका यूज बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। ठीक, समझ गए क्या कहानी होने वाली है। तो पहली शेप मैं इधर शेप बनाऊंगा, ये इसको बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। ठीक है, यूज फर्स्ट एंड लास्ट शेप ऑफ ईच फ्लो चार्ट। समझ गए होगे भैया, पहली और आखिरी ये शेप आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेम शेप स्टार्ट करोगे कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट, और कहीं ना कहीं नीचे एंड करोगे, तो दोनों जगह पे क्या होगी? ये प्रयोग होगी। तो मैंने वही लिखा, यूज फर्स्ट एंड लास्ट शेप ऑफ ईच, या इन ईच, ऑफ नहीं है, इन ईच कर दो, इन कर दो, ऑफ नहीं, इन कर दो। ठीक है, समझ गए सर? दूसरा आता है सर, दूसरा आता है हमारे पास, इसका नाम क्या है? इसका सर नाम है प्रोसेसिंग बॉक्स। इसका नाम है प्रोसेसिंग बॉक्स। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग क्यों करते हो? कैलकुलेशन। स्टेटमेंट्स written inside। सर तीसरा क्या है? इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट, पैरेललोग्राम की तरह है। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में इनपुट या आउटपुट लेने के लिए टू टेक इनपुट एंड आउटपुट इन द फ्लो चार्ट। मतलब अगर हमें कोई ऐसा प्रोसेस दर्शाना है, फ्लो चार्ट में दिखाना है कि जहां मैं कुछ इनपुट ले रहा हूं, जहां मुझे कुछ इनपुट चाहिए या कुछ आउटपुट दिखाना है, तो हम इस शेप का प्रयोग करेंगे। समझ गए? चौथा है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स। ठीक है, मुझे कोई कंडीशन चेक करनी होती है, टू चेक द कंडीशन एंड मेक द डिसीजन इन द फ्लो चार्ट। कोई कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन चेक करने पर क्या एक डिसीजन लोगे तुम कि भैया ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम हो जाए, ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये काम हो जाए,
है ना, कि 2 सीटी लग जाए तो ऑफ कर दो, नहीं तो जब तक 2 ना हो सीटी तब तक कुकर को क्या करोगे, तब तक ऑन बना रहने दो। समझ गए ना, बात समझ में आ रही है। तो ये डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। लास्ट है इसमें शेप, मैं आगे वाली स्लाइड में तुम नीचे ही लिख लेना इसके। लास्ट शेप होती है हमारी ये, इसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर। इसका काम क्या है, कनेक्टर का मतलब होता है अगर तुम्हारा फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है, आप फ्लो चार्ट नक्शा बना रहे हो, वो एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट बिटवीन 2 पेजेस। समझ में आ रहा है, मैंने लिख दिया 2 पेजेस के बीच में। और लास्ट है हमारा ये, इसको बोलते हैं फ्लो लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस। इसमें क्या है, टू कनेक्ट दी वन शेप टू another in the flow chart। मतलब एक शेप जो अभी तक आपने शेप पढ़ी है, तो ये कनेक्टर जैसे ये है, ये फ्लो लाइन ही आपने ऐड करी है इस कनेक्टर में। कनेक्टर तो ये सर्कल ही था एक तरीके से, समझ रहे हो ना, कनेक्टर तो है एक तरीके से सर्कल ही था, वो आपने जब फ्लो लाइन नीचे ऐड कर दी तो मतलब नीचे दिखा रहा है वो। ऐसे मान लो, जैसे मान लो आपने इनपुट लिया, पहले इनपुट बॉक्स दिखाया, मैं समझा देता हूँ अलग से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें शेप कहाँ है, यहाँ समझ लो। जैसे तुमने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद तुम्हें कुछ इनपुट लेना पड़ा, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स ले लिया तुमने, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ये जो किया है ना, इस बॉक्स को इस बॉक्स से कनेक्ट किया, तो ये वाला ब्रैकेट यूज किया, ये वाली लाइन यूज करी, डाउन वाली। फिर आपने एक ऐड किया, यहाँ तुम्हें कोई आउटपुट दिखाना था, तो फिर से ये लाइन यूज करी। समझ पाए, तो वही कह रहा है टू कनेक्ट वन शेप टू अनदर, एक शेप को दूसरे शेप से। ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है। ऐसे ही जब आप कभी जरूरत पड़ेगी तो ये डिसीजन बॉक्स है ना, इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये आप इस तरीके से यूज कर रहे होगे, समझ में आयो, ठीक, छाप लो फिर, ठीक है। ठीक है, तो आज की सत्यनारायण की कथा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, और एल्गोरिदम लिखना, उसका फ्लो चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में कर रहे होंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास को, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।